ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, जितने लड़के हैं उससे ज़्यादा। जब उसको होश आया, उसने पानी मांगा। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते पानी की बच्ची जिंदा तो थी, जो भी 12 दिन 10 दिन, लेकिन इस दुनिया से एक बूंद पानी के लिए तरस गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दोज जो कि मेरी वीडियोस को देखते हैं और चैनल जो सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखते हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे केसेस को समराइज करके तुम्हें बहुत आसान तरीके से समझाऊं। आज जिस क्राइम केस की हम बात करने जा रहे हैं वो इंडिया में इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि उसके इंसाफ के लिए पूरी नेशन मिल के दुआ कर रही थी। यहाँ तक कि दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में प्रोटेस्ट भी किया गया ताकि उसे इंसाफ मिले। एक आम सी लड़की जिसने दोपहर में अपने पेरेंट्स को कहा कि वो शाम को दोबारा मिलती है, मगर अफसोस वो उसके बाद अपने पेरेंट्स से कभी नॉर्मल कंडीशन में मिल नहीं सकी। इवन दो एक नॉर्मल डे था, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड के साथ शाम को वापस जा रही थी तो बस में 6 दरिंदों ने उसका सेक्सुअली असॉल्ट किया एंड देन फिर उन दोनों के कपड़े उतार कर दिसंबर की सर्द रातों में उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया, जिसके बाद उनकी जान लेने के लिए बस से उन्हें कुचलने की भी कोशिश की। किसी भी क्राइम केस के एंड में हमें ये उम्मीद होती है कि उन दरिंदों को जिन्होंने उसका असॉल्ट किया था उन्हें सजा मिल चुकी होगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उन 5 गुनाहगारों में से आज भी एक जिंदा है और दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है। इवन गवर्नमेंट को उसे सजा देनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस मॉन्स्टर को 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन दी। ये केस इंडिया में इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल बन चुका था कि सिर्फ इस एक केस की वजह से इंडिया के लॉ में बहुत सी अमेंडमेंट्स भी हुई। सो टुडे वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ निर्भया सेक्सुअल असॉल्ट। फिर उन्होंने एक आयरन रॉड मेरे अंदर डाल दिया, बाकी फिर पीछे ऑन दिसंबर 16, 2012 22 साल की ज्योति सिंह, जो कि बाय प्रोफेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो अपने पेरेंट्स को दोपहर में कहती है कि वो शाम तक आ जाएगी। उसके एक फ्रेंड के साथ उसका मूवी देखने का प्लान बना हुआ है। वो अपने घर में सबसे बड़ी थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। ज्योति मुनीरका में रहती थी, विच वॉज प्रेजेंट इन साउथ ऑफ दिल्ली। सो वो दोनों मुनीरका के एक सिनेमा में एक मूवी देखने गए जिसका नाम था लाइफ ऑफ पी। उन दिनों ये मूवी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही थी। उन्हें मूवी देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और उनका दिन बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा था, लेकिन मूवी देखते देखते वक्त बहुत ज्यादा हो गया। रात के 8 बज चुके थे और ज्योति ने अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो 9 बजे तक घर वापस आ जाएगी। सिनेमा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने ऑटो लेने की कोशिश की। दिसंबर की रात थी, इसलिए कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा था। अगर कोई ऑटो मिल भी जाता तो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था। आधा घंटा जलील होने के बाद उन्हें एक ऑटो मिला जिसने कहा कि मैं तुम्हें मुनीरका बस स्टेशन उतार देता हूँ, जहाँ से तुम बस में बैठकर अपने घर चले जाना। वो दोनों ऑटो में बैठ गए और ऑटो वाले ने उन दोनों को बस स्टेशन पर उतार दिया। 9:30 पर एक बस आई जिसके अंदर 6 लोग थे, जिनमें से 3 पैसेंजर लग रहे थे। ज्योति के फ्रेंड का नाम अविंदरा पांडे था, जो कि बाय प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पांडे जैसे ही बस में बैठा, बैठते ही उसे कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो गया, क्योंकि वो सब इन दोनों को बहुत ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे, लेकिन अभी तक सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। मगर अचानक से चीजें अजीब होने लगी। जो बस द्वारका जा रही थी वो एक अननोन रूट पर मुड़ गई। ये देखते ही पांडे ने बस कंडक्टर से कहा कि आखिर तुम लोग हमें कहां लेकर जा रहे हो। ये सवाल करते ही उन 6 लोगों का असल रूप सामने आ गया।
यहाँ पर ये हमें मालूम पड़ गया कि वो 3 लोग भी पैसेंजर नहीं थे बल्कि उस बस ड्राइवर के दोस्त थे। जैसे ही बस अननोन रूट पर मुड़ी, वो चारों उन दोनों के पास आए और उनसे सवाल करने लगे कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस बस में बैठने से पहले तुम दोनों ने क्या आपस में रात गुजारी थी? इस तरह के बेहुदा सवाल जब उन लोगों ने पूछे तो पांडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जब पांडे उन चारों के साथ लड़ रहा था तो उन 6 में से एक आयरन रॉड लेकर आया और पांडे के सर पर इतनी जोर से मारा कि वो वहीं पर बेहोश हो गया और उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। इस फेज के बाद कहानी की डार्क साइड शुरू होती है। अगर तुम बहुत सीरियस कंटेंट सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते तो यहाँ से तुम वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। जब उन सब ने देखा कि पांडे बेहोश हो चुका है तो वो बस को एक ऐसी सड़क पर ले गए जहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो सब मिलकर ज्योति को बस की बैक सीट पर ले गए और बारी बारी उसका सेक्सुअल असॉल्ट करने लगे। मगर इस दौरान बस दिल्ली की सड़कों पर चलती रही और ड्राइवर बारी बारी चेंज होते जा रहे थे। तकरीबन 2 से 3 घंटे बस दिल्ली की सड़कों पर चलती रही और वो बारी बारी आकर ज्योति का सेक्सुअल असॉल्ट करने लगे। जिसके बाद उन 6 में से किसी एक ने ऐसी हरकत की कि जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो उसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई और मैं इस सोच में गुम हो गया कि कोई इंसान भला दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वेल, उन्होंने वही आयरन रॉड लिया एंड दे पुट दिस आयरन रॉड इन हर प्राइवेट पार्ट। उस आयरन रॉड को बार बार पुश करने की वजह से ज्योति का लीवर, इंटेस्टाइन, बल्कि यहाँ पर मौजूद हर चीज तबाह हो चुकी थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उस बहादुर लड़की ने हार नहीं मानी बल्कि उनसे फाइट करती रही अनटिल वो बेहोश नहीं हुई। तब वो दोनों बेहोश हो गए और उन दरिंदों का ज्योति से दिल भर गया तो उन 6 मॉन्स्टर ने उन दोनों के कपड़े उतारे और दिल्ली हॉस्पिटल से सिर्फ 500 मीटर दूर एक सुनसान सड़क पर फेंक गए। उन दोनों को बस से फेंकने के बाद वो चाहते थे कि हर तरह का सबूत वो मिटा दें, इसलिए उनने ज्योति और पांडे को बस से कुचलने की भी कोशिश की, लेकिन पांडे को थोड़ा सा होश आ गया था, जिस वजह से पांडे ने ज्योति को सड़क के किनारे पर कर लिया और उन दोनों की जान बच गई। बस से ज्योति को फेंकने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी दोनों आंखें बाहर आ चुकी थीं। उसकी बॉडी पर हर जगह बाइट्स के निशान थे और उसकी बॉडी चकनाचूर हो चुकी थी। यहाँ तक कि उन दरिंदों ने ज्योति के कान भी आधे काट लिए थे। पांडे उस अधमरी हालत में मदद की आवाज लगाता रहा कि वहाँ से एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा, जिसने उनकी ये हालत देखकर पुलिस स्टेशन कॉल लगाई और पुलिस वहाँ पर आ गई। जब पुलिस ने ज्योति की ये हालत देखी तो पुलिस ज्योति के करीब ही नहीं जा रही थी, जिस वजह से पांडे की इतनी बुरी हालत होने के बावजूद उसने ज्योति को उठाया और पुलिस वैन में रख दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें फौरी सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए। हालांकि वहां पर और भी हॉस्पिटल थे जो कि बहुत ज्यादा करीब थे, मगर वो सब हॉस्पिटल्स प्राइवेट थे और सफदरजंग हॉस्पिटल गवर्नमेंट था। यहाँ पर ये हैरानगी की बात है कि पुलिस ने खर्चा बचाकर उस लड़की की जान को दांव पर लगा दिया। हॉस्पिटल पहुँचते ही जब डॉक्टर्स ने ज्योति की इतनी ज्यादा क्रिटिकल हालत देखी तो उसकी बहुत सी सर्जरीज होनी शुरू हो गई। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये न्यूज मीडिया पर बहुत ज्यादा फैल गई थी और हर कोई ज्योति के लिए दुआ कर रहा था। डॉक्टर्स अपनी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो ज्योति की जान बचा लें, लेकिन वो हर तरह से फेल हो चुके थे। 21 दिसंबर को गवर्नमेंट ने एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स की कमेटी बनाई और उनसे सजेशन ली कि ज्योति का इलाज कैसे किया जाए, जिसमें से एक डॉक्टर ने सजेशन दी कि उसे सिंगापुर भेज दिया जाए, जहां से वो बहुत अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट ले। सो ऑन दिसंबर 26 ज्योति को सिंगापुर ट्रांसफर कर दिया गया ताकि उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके उसकी जान बचाई जा सके। ज्योति को सिंगापुर के बेस्ट हॉस्पिटल माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया था ताकि उसकी जान बचाई जा सके। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो ज्योति की जान बचा लें, लेकिन डॉक्टर्स ने आज तक ऐसा केस नहीं देखा था जिसमें एक लड़की की इतनी बुरी हालत हो गई हो। बहुत ज्यादा कोशिशों और सर्जरियों के बावजूद ऑन 29 दिसंबर सुबह 4:45 पर ज्योति की डेथ हो गई। जैसे ही 16 दिसंबर की रात को ज्योति को सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया तो पुलिस एक्शन में आ गई। उन्होंने सिर्फ 24 घंटे में पहले सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया था।
बाय द सीसीटीवी फुटेज जहां पर उन दोनों को फेंका गया था। पहले सस्पेक्ट की एज 30 साल थी, जो कि उस चार्टेड बस का ड्राइवर था। उसका नाम राम सिंह था। पुलिस ने राम सिंह से जो 5 सस्पेक्ट बाकी रह चुके थे उनके स्केचेस बनाए और राम सिंह के फोन से उन 5 के नंबर ट्रैक किए। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 2 ही दिनों में उन 6 को अरेस्ट कर लिया था। पहला सस्पेक्ट था राम सिंह, जो कि एक बस ड्राइवर था और उसकी एज 30 इयर्स थी। दूसरा सस्पेक्ट 26 साल का मुकेश सिंह, जो कि राम सिंह का भाई था। तीसरा सस्पेक्ट 20 साल का विनय शर्मा, जो कि एक जिम में टीचर था। चौथा सस्पेक्ट जिसका नाम पवन गुप्ता था और उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, वो ठेला लगाकर फल बेचा करता था। पांचवा सस्पेक्ट अक्षय ठाकुर था, जो कि उस बस की सफाई किया करता था। एंड लास्ट एक जुवेलाइन था, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी। शुरू में मीडिया ने उसका नाम नहीं बताया था, लेकिन बाद में उसका नाम पता लगा। उसका नाम मोहम्मद अफरोज था। मोहम्मद अफरोज ही वही लड़का था जिसने आयरन रॉड की मदद से उस लड़की के साथ ज्यादती की थी। ये सब कभी आपस में दोस्त नहीं थे, बल्कि 2 दिन पहले ही दिल्ली आए थे और यहाँ पर जॉब देख रहे थे। जॉब देखते देखते ये 6 आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पुलिस के अरेस्ट करने के बाद राम सिंह ने उन्हें और भी स्टोरी के बारे में बताया कि आखिर कहां से स्टार्ट हुआ था। राम ने बताया कि संडे का दिन था तो उन्होंने बस में शराब रखी और वो शराब पीकर बस को चलाने लगे। वो 6 बस को लेकर दिल्ली की सड़कों पर इसलिए निकले थे ताकि वो एंजॉय कर सकें। इवन उन्हें रास्ते में एक आदमी भी मिला जिसे उन्होंने लूटा, मारा और उनका मोबाइल फोन और वॉलेट रख कर उसे बस से बाहर फेंक दिया। जिस आदमी को इन्होंने लूटा था उस आदमी ने पुलिस में जाकर कंप्लेन भी की, लेकिन पुलिस ने उसकी कंप्लेन को फाइल ही नहीं किया। इमेजिन करो कि अगर पुलिस उस वक्त इस कंप्लेन को फाइल कर लेती तो कभी ज्योति के साथ ये होता ही नहीं। उस आदमी को लूटने के बाद मुनीरका बस स्टेशन पर हमें ये दोनों कपल दिखाई दिए और हमने उनके साथ ये किया। ऑन जनवरी 3, 2013 पुलिस ने उन 5 के खिलाफ चार्जेस फाइल किए, मगर जुवेलाइन बोर्ड ने मोहम्मद अफरोज को ये कहकर डिफेंड किया कि वो अभी सिर्फ 17 का है। सो जुवेलाइन कोर्ट मोहम्मद अफरोज का फैसला खुद ही लेगी। बाकी 5 अडल्ट हैं, इसलिए बाकी 5 का फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेगी। राम सिंह से जब मीडिया ने पूछा कि जो तुमने किया है तुम्हें उस पर अफसोस है, तो राम सिंह ने जवाब दिया कि मुझे इस पर जरा भी अफसोस नहीं। अगर वो लड़की किसी इज्जतदार घर की होती तो वो इतनी रात को बाहर निकलती ही नहीं। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी इज्जतदार लड़की की इज्जत लूटी जाए? जिसके बाद उसने मीडिया से कहा कि जितनी गलती इसमें मेरी है उतनी गलती ज्योति की भी है, उसे इतनी रात को बाहर नहीं रहना चाहिए था। जब उन 5 को जेल में डाला गया तो ऑन मार्च 11, 2013 राम सिंह ने जेल में सुसाइड कर लिया। अब वो 4 बाकी रह गए थे जिन्हें 13 सितंबर को डेथ बाय हैंगिंग की सजा सुना दी गई थी। मोहम्मद अफरोज को भी जुवेलाइन कोर्ट ने अगस्त 31, 2013 में 3 साल की सजा जेल में सुना दी थी और वो जुवेलाइन जेल में ही जाएगा और वहीं पर जिंदगी गुजारेगा। उन 4 को सजा सुनाने के बावजूद भी वो सबसे पहले हाई कोर्ट गए, जहां पर उनकी सजा नहीं हटाई गई। जब उन्हें हाई कोर्ट से जवाब मिल गया तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजा को नहीं हटाया। एट लास्ट प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर आ गया था कि उन 4 को मार दिया जाए। इस तरह कोर्ट में जा जाकर और ट्रायल करवा कर वो केस को लंबा ही खींचते जा रहे थे और इस तरह उन्होंने 8 साल अपनी जिंदगी बचाई रखी। बट एट लास्ट जब हर जगह से उन्हें जवाब मिल गया और इसके बाद अब कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं रह गई थी। सो ऑन मार्च 20, 2020 तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 पर उन्हें फांसी देकर मार दिया गया। 6 में से 5 ने जो हैवानियत की थी उन्हें उसका अंजाम मिल चुका था और वो सब मर चुके थे, लेकिन उन 6 में से एक अभी भी जिंदा था जिसने ज्योति पर सबसे ज्यादा जुल्म किया था। मोहम्मद अफरोज जेल में 3 साल गुजारने के बाद जेल से बाहर आया। जुवेलाइन चाहती थी कि वो अपनी नई जिंदगी का स्टार्ट करे, इसलिए उन्होंने उसे 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन भी लेकर दी ताकि वो कारोबार करके पैसे कमाए और अपनी जिंदगी को बेहतर करे। ज्योति का केस निर्भया के केस से इसलिए इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि निर्भया का मतलब है फेयरलेस
वो लड़की जिसे किसी चीज से डर नहीं लगता। जब तक वो जिंदा थी और उसमें सांस बाकी थी, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ती रही। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसे निर्भया का टाइटल दिया और आज के वक्त में ये केस निर्भया केस के नाम से मशहूर है। इस एक केस की वजह से दुनिया में हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें इंडिया के लॉ में बहुत सी अमेंडमेंट्स भी हुई। सेक्सुअल असॉल्ट की सजा जो कि सिर्फ 7 साल होती थी, उसे एक्सटेंड करके 10 साल तक पहुंचा दिया गया। अगर उस सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान वो विक्टिम मर जाए तो उसे 20 साल की सजा तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो आज का केस यहीं पर खत्म होता है। अपना बहुत सा ध्यान रखें, स्टे सेफ, keep your family close to you. I will meet you very soon in the next episode, and don't forget to subscribe before I hit 1K subscriber. Thank you so much. Bye bye.